नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी का ये मॉडल पेपर नंबर है 97। और आज के मॉडल पेपर में हम कुछ नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज की टेस्ट सीरीज 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले होंगे प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्न, देन आफ्टर ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, उसके बाद इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित प्रश्न होंगे। और जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल से, उनको बता दें कि ये हमारा डेली का फ्री मॉक टेस्ट प्रोग्राम होगा फ्रेंड्स, जिसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। और जो लोग पिछले वीडियोज़ को वॉच कर चुके हैं वो लोग भी, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग भी, जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। यकीन मानिएगा कि अब तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, अगर उनको ही आप गंभीरता से देख लेते हैं तो आप प्री आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कवर करवा दिए गए हैं। तो ये है 97 मॉक टेस्ट, और इसके बाद हम क्रमशः आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि किस वेद में रोग, औषधि व जादू टोने का वर्णन मिलता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4, और ये वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आपको बताना है कि किस वेद में रोग, औषधि और जादू टोने का वर्णन मिलता है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, याद रखना, रोग, औषधि और जादू टोने का जो वर्णन मिलता है ये ऑप्शन सी यानी कि अथर्ववेद में दिया गया है। तो अथर्ववेद में जादू टोने और रोग और औषध के बारे में वर्णन है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या नाम है। तो याद रखना, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। और अथर्ववेद की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी महर्षि अंगिरस या महर्षि अंगिरा ने, दोनों एक ही नाम है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और अगर वेदों से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद क्रमशः आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या मानी गई है 18। ये 18 पुराण कौन कौन से हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। फिलहाल सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो पुराण माना जाता है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस वंश का वर्णन मिलता है। तो याद रखना कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है हमें मत्स्य पुराण से, तो ये जरूर याद रखना। और पुराणों का जो संकलन था वो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया है, ये माना जाता है। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रामाणिक है, और इसमें जो है मत्स्य पुराण में क्या है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं 3, उनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये बताना है कि त्रिपिटक में जो दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है वो किस पुस्तक में आपको मिलता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक या फिर अभिधम्म पिटक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद रखना, इसको बिल्कुल मत भूलना, अभिधम्म पिटक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विनय पिटक के बारे में बात करें तो संघ के नियम और आचार का वर्णन मिलता है विनय पिटक में। और इसके बाद बात करेंगे सुत्त पिटक के बारे में। तो सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और धर्म से संबंधित जो उपदेश हैं उनका संकलन यहाँ पर किया गया है सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में दर्शन से संबंधित जो उसमें पैरा होते हैं उसके बारे में संकलन है। और एक बात और भी, ये भी कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। याद रखना कि बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। और एक बात और भी कि आप सारे कमेंट एक ही जगह पर किया करें ताकि मैं आपका रिवीजन भी कर सकूं, मैं पढ़ सकूं, और बाकी लोग भी उसको एक ही जगह पर प्राप्त कर सकें। अलग अलग कमेंट आप लोग मत करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगम कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य या फिर पारसी धर्म के साहित्य को या फिर हिंदू धर्म के ग्रंथों में से किसी एक को आगम कहा जाता है।
तो आगम किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। और सही जवाब है, याद रखना कि जो जैन साहित्य हैं उनको जो है आगम कहा जाता है। आगम जैन साहित्य को नाम दिया गया है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो हमें प्राप्त होती है कल्पसूत्र से, ठीक है। और कल्पसूत्र किसने लिखा है, याद रखना कल्पसूत्र को लिखा है भद्रबाहु ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि कल्पसूत्र की रचना किसने की है, और इसका सही जवाब है भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र में क्या है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे, महावीर स्वामी। तो सभी तीर्थंकरों के बारे में जानकारी हमें मिलती है कल्पसूत्र में, जिसकी रचना की है भद्रबाहु ने। नेचुरल हिस्ट्री ये किसकी रचना है, नेचुरल हिस्ट्री। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, अरिस्टोबुलस, प्लिनी, हेरोडोटस या फिर अन्य। तो दोस्तों याद रखना नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है प्लिनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हेरोडोटस के बारे में बात कर लें तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और हेरोडोटस ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी। ये किताब अभी भी हमें प्राप्त होती है, ये कवर पेज है वर्तमान में। हालांकि उस समय ये किताब पांडुलिपि में रही होगी, अब वर्तमान ये में क्योंकि प्रेस में छपती है तो इस प्रकार से इसका कवर है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना हेरोडोटस कौन है, इतिहास के पिता कहे जाते हैं। हिस्टोरिका लिखी है हेरोडोटस ने, कब लिखी थी, 5वीं सदी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग क्या नाम, इत्सिंग, जिसने अपनी पुस्तक भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा है। याद रखना इत्सिंग एक चीनी यात्री था और वो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक उसने अध्ययन किया था। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि भारत में इत्सिंग कब आया था। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उनमें से सही जवाब होगा इत्सिंग आया था भारत में 7वीं सदी में, ऑप्शन सी, ठीक है। और इत्सिंग एक चीनी यात्री था और एक बौद्ध भिक्षु था जो कि 671 से लेकर 695 ईस्वी में भारत में रहा था। 671 में आया और 695 तक वो रहा था। और 675 ईस्वी में सुमात्रा के रास्ते वह समुद्र मार्ग से भारत आया था, ठीक है। तो 671 में उसने स्टार्ट किया था, 695 तक वह भारत में रहा था। और भारत में जब पहुंचा तो उस समय वो 675 ईस्वी में पहुंचा था सुमात्रा के रास्ते। और 10 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसने वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उसका अध्ययन उसने किया था। 691 ईस्वी में इत्सिंग ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा है। उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला है। हालांकि जो राजनीतिक परिदृश्य था उसके बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उस समय बौद्ध धर्म के बारे में और जो वहाँ पर अध्ययन की जो स्थिति थी उसके बारे में हमें काफ़ी गंभीर जानकारियाँ इस किताब से प्राप्त होती हैं। और भारत में कागज़ का प्रयोग होते भी उस समय, मतलब कि जब इत्सिंग भारत में था, जब इत्सिंग भारत में था तो उसने भारत में कागज़ का प्रयोग होते देखा था। और इत्सिंग ने अपनी पुस्तक में जयादित्य के वृत्ति सूत्र का भी उल्लेख किया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। अब प्रश्न होंगे भूगोल के। बताइए कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी व ब्रह्मांड के सभी आकाशीय पिंडों की विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो 2 पॉइंट्स हैं इसमें, दोनों को समझ लेते हैं। ब्रह्मांड का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। और ब्रह्मांड के सभी जो आकाशीय पिंड हैं उनकी विशेषता का वर्णन किया जाता है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही है। सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह जानकारी उसने 16वीं शताब्दी में दी थी। यह स्टेटमेंट भी सही है। तारों में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है।
तो फ्रेंड्स ये कथन क्या सही है? नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है। अगर आप तारों के जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो बनावट है, अगर हम उसको देखेंगे तो तारों में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो हाइड्रोजन की होती है। लगभग 70% हाइड्रोजन होता है। उसके बाद हीलियम की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन नहीं होता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। अगर तारा अधिक चमकीला है तो इसका मतलब होता है कि वो तारा नया है, उसकी आयु अभी कम है। और अगर तारा जो है वो एकदम से धुंधला हो रहा है तो इसका मतलब कि वो तारा काफ़ी पुराना है, उसकी आयु अधिक है। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है। बाकी ए, बी और डी तीनों यहाँ पर सही हैं। तारों में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है, लगभग 70%। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न कथनों पर विचार करें। मंगल ग्रह, जिसको आप लाल ग्रह भी कहते हैं, उसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ। मंगल ग्रह यानी कि लाल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या यह भी सही है? जी हाँ, ये भी सही है। निक्स ओलंपिया की जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। और निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पर स्थित एक पर्वत है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, और गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का चंद्रमा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि विकल्प 1, 2 और 3 सभी सही हैं। तो हम विकल्प डी को अपना उत्तर मानेंगे। वह ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ। वह ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो ये जो ज्वालामुखी है इसका नाम है स्ट्राम्बोली। तो अन्य जो विकल्प हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, एटना, कोटोपैक्सी और फ्यूजियामा के बारे में भी। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रोम्बली के बारे में। तो स्ट्रोम्बली ये इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित है, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि अभी भी ये फटता है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं। और एटना के बारे में बात करें तो इटली के सिसिली द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है एटना। और कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर में स्थित है। यह भी एक एक्टिव है ज्वालामुखी है। ठीक है, इक्वाडोर में स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि बहुत सालों से ये फटा नहीं है, और ये जापान में स्थित है। अब आपको बताना है कि क्राकातोआ ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है। ये आपसे दूसरा प्रश्न होगा। बताइए कि क्राकातोआ ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में है क्राकातोआ ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन होगा कि काराकुम मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है। काराकुम मरुस्थल ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका या फिर चीन। तो फ्रेंड्स याद रखना, काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। थोड़ा मैप में इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। उसके बाद ये हो गया पाकिस्तान। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये है अफ़गानिस्तान। और ये जो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल, ये है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान में ही ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है स्पॉट, ये है काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट, ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। और काराकुम डेजर्ट ये तुर्कमेनिस्तान में है। जबकि ईरान में जो दो बड़े जो है मरुस्थल हैं, उनके नाम है दस्ते कबीर और दस्ते लूत। दस्ते कबीर और दस्ते लूत। अमेरिका का जो मरुस्थल है उसका नाम है मोजावे। तकला मकान मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है, ये चाइना में स्थित है। यूपीपीएससी में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भी दक्षिण एशिया में ही स्थित है, और दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार। ऑप्शन डी, ये जरूर याद रखना। भारत से लेकर पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है। तो विस्तार है इसका उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। क्षेत्रफल है कुल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। आटाकामा के बारे में बात करें तो आटाकामा जो मरुस्थल है ये उत्तरी चिली दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्योंकि कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका के मध्य में है। दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के मध्य में है बोत्सवाना।
क्षेत्र में। ठीक है, तो जरूर याद रखना, कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है, आटाकामा उत्तरी चिली दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित, तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट 1 को। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा 1934 में रखा गया था। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले वामपंथी नेता M.N. राय के द्वारा रखा गया था 1934 में। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने रखा था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेटमेंट, संविधान की निर्माण प्रक्रिया में श्री B.N. राय को संवैधानिक सलाहकार माना गया था। संवैधानिक सलाहकार माने गए थे B.N. राव। ये स्टेटमेंट भी सही है। और लगभग 60 प्रमुख देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था भारतीय संविधान से को लिखने से पहले। यानी कि ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ये जरूर याद रखना। और अगर हम बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो वो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की मुहर पर किस जानवर का चित्र था? क्या आपने कभी गौर किया कि संविधान सभा की जो मुहर थी उस पर किस जानवर का चित्र बना था? तो ये मुहर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रही वो मुहर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की जो मुहर है उस पर जो है गजानन यानी कि हाथी की तस्वीर बनी हुई है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, संविधान सभा की मुहर पर हाथी, ऑप्शन ए, हाथी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपने देखा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बताइए कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वो आज भी पहले की तरह ही बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें हीलियम में डुबो कर रखा गया है। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, यानी कि हाथ में लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है। और इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। जो राइटिंग वो किसकी है? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, याद रखना है इसको भी। और ये स्टेटमेंट भी सही है। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य, जो हिंदी वर्जन था उसको सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि सभी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सही हैं। भारत में संविधान दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में संविधान दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2000, 2005, 1950 या फिर 2015? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। भाजपा सरकार ने 2015 में संविधान दिवस की शुरुआत की थी। और क्यों किया गया 2015 में? क्योंकि इसी वर्ष यानी कि 2015 में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म के 125 वर्ष पूर्व हुए थे। और उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष किस दिन को, डेट बताइए संविधान दिवस की? जी हाँ, 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत 2015 से हुई थी। 2015 बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जन्मतिथि यानी कि जन्मवर्ष के रूप में मनाया गया था। अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा आप सभी से, और ये जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भूगोल से भी संबंधित है। तो बताइए कि बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? भील हैं, कोल हैं, खरिया हैं या फिर खरवार हैं? हिंट देता हूँ, ये काफ़ी वीर तरीके के होते हैं, काफ़ी बहादुर होते हैं। और ये हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा भी करते हैं। तो आपको उत्तर देना है इसी वीडियो के कमेंट में। सही जवाब मिलेगा आपको हमारी अगली टेस्ट सीरीज यानी कि 97 में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टेस्ट सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।